साथियों, आप सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान को लेकर के चाहे किसी भी प्रकार के वाद विवाद क्यों ना हो, और ऐसे वाद विवाद में भारत का जीतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और मायनेपूर्ण रखा जाता है, फिर चाहे क्रिकेट का मैदान हो या फिर जंग का मैदान। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी यह बात हो कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के सामने कहीं पर भी आकर खड़े हो तो जीत भारत की होनी चाहिए। और इसी क्रम में आज का यह सेशन है भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए एक ऐसे मामले की जानकारी आपके सामने रखने का जिसमें पाकिस्तान भारत से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जीत गया है। यही कारण है कि सुर्खी बनती है कि पाकिस्तान बीट्स इंडिया टू इन दी वोट टू बैग यूनेस्को वाइस चेयर रोल। यूनेस्को के अंदर वाइस चेयर का रोल लेना था और उसके अंदर इंडिया पाकिस्तान से हार गया है। क्या है ये पूरी कहानी, विस्तार से बताएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इसे लेकर के भारत की एक जबरदस्त तरीके से मजाक बनाने के मूड में पाकिस्तानी आ गए हैं और भारत के ही लोग भारत सरकार से पूछने लग गए हैं कि आप तो ग्लोबल साउथ के मसीहा बनते हैं, गरीब देशों के मसीहा बनते हैं। मोदी जी जहां तहां जाते हैं कहते हैं कि हम ग्लोबल साउथ के साथ हैं, और अचानक आपकी लीडरशिप को क्या हुआ, एक छोटू सा देश जो कि अभी तक गरीबी के आलम में जी रहा था, वो आपके सामने से वाइस चेयरमैन की सीट लेकर के साइड हो लिया। आज का विषय बहुत इंटरेस्टिंग है। इस हार और जीत के सेशन में एक और जबरदस्त बात मुझे आपको बतानी है, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारी चीजें तो हैं ही, इसके साथ साथ विदेश मंत्री जयशंकर साहब और हमारे जो बहुत सारे ऑफिसर्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं उनको भी लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। जो अपोजिशन खेमे के हैं उनका कहना है कि आपकी लॉबिंग का और आपकी प्रेजेंस का क्या हुआ। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है कि जैसा आप सभी जानते हैं कि दुनिया ने 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ तो बहुत सारे मामलों को निपटाने के लिए एक बहुत बड़ी एजेंसी का गठन किया। नाम था उसका यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये जो आप लोग बैठे हुए देख रहे हैं, ये तमाम प्रकार के मसले नहीं निपटा सकते, इसलिए बहुत छोटी छोटी और एजेंसीज भी बनाई गई, जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे IAEA, जैसे कि IFAD, जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे IOM, जैसे यूनिसेफ। इसी प्रकार की तमाम एजेंसीज में से एक एजेंसी है जिसका नाम है यूनेस्को। साथियों, यूनेस्को की आज हम चर्चा कर रहे हैं और वो चर्चा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो यूनाइटेड नेशन के अंदर दुनिया में शांति, सुरक्षा, एजुकेशन, आर्ट्स और साइंस और कल्चर के क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए गठित की गई है। और इसी की चाहत में आज का यह सेशन किया जा रहा है, यानी कि यूनेस्को जहां पर दुनिया के 195 सदस्य हैं उसकी चर्चा आज के सेशन में है। यानी यूनाइटेड नेशंस ने आर्ट्स के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया का प्रभाव व्यापक रूप से अच्छा सिद्ध करने के लिए एक संगठन का गठन किया हुआ है। मुख्यालय इसका पेरिस के अंदर है। 1945 में इसकी स्थापना हुई है और इसकी वर्तमान में डीजी ऑड्रे अजौले हैं। आज इसी के रेफरेंस में बात है। क्यों है? क्योंकि हाल ही में एक टॉप स्टोरी बनी यूनेस्को को लेकर। क्या बनी? एज ग्लोबल साउथ हेल्प्स पाकिस्तान बीट इंडिया एट यूनेस्को 38:18, यानी कि 38 के मुकाबले 18 वोट से भारत हार गया। पाकिस्तान को मिले 38 वोट, भारत को मिले 18 वोट। और यह जो घटना जैसे ही हुई, इससे भारत के लोगों में बड़ी खिन्नता आई। आना स्वाभाविक था। खिन्नता आना स्वाभाविक इसलिए था क्योंकि पाकिस्तान की सुर्खी थी कि पाकिस्तान इमर्ज विक्टोरियस ओवर इंडिया, भारत के ऊपर विजयी बनकर उभरा पाकिस्तान। आप यहां सुर्खी देखते हैं पाकिस्तान टुडे की, आप यहां पर रेडियो पाकिस्तान को देख सकते हैं। पाकिस्तान डिफीट्स इंडिया टू सिक्योर यूनेस्को वाइस चेयर फॉर 2023 to 25 टर्म। आप यहां पर तमाम अखबारों में पाकिस्तान के अंदर जो मतलब एक तरह से खुशी का इजहार हो रहा है कि पाकिस्तान ने पता नहीं क्या पा लिया है। अब ये क्या पा लिया है उसको भी समझाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान खुश क्यों है बताते हैं। साथियों, पाकिस्तान ने इंडिया को एक चुनाव में हराया है। किसका चुनाव था? जब तक समझ में आ गया है, वाइस चेयरमैन का चुनाव था। यूनेस्को के अंदर 6 वाइस चेयरमैन होते हैं, क्योंकि यूनेस्को ने दुनिया के इन सभी 195 देशों को अलग अलग खंडों में बांटा हुआ है। अलग अलग खंडों में बांटा हुआ है से मतलब यह हुआ 37 देश का एक समूह, 42 देश का एक समूह, ऐसे करके इन्होंने 6 खंड बनाए हुए हैं। सभी 6 खंडों के 6 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। देखिए, यूनेस्को के स्ट्रक्चर को इस प्रकार से समझा जा सकता है। मैं एक वो लेके आया हूं आपके सामने समझाने के लिए, सो दैट आप इसको आसानी से समझ पाए। ऐसे समझिए, यूनेस्को के अंदर ये सारे कंट्रीज का नंबर है।
इन कंट्रीज के नंबर में आप अगर ध्यान से पढ़ें तो यहां पर आपको ग्रुप नंबर 4 दिखाई दे रहा है, दैट इज एशिया एंड पैसिफिक का। देखिए इस पूरे के पूरे मतलब कम देशों के समूह की जो डीजी है उसका नाम ऑड्रे अजोले है, वो एक व्यक्ति हो चुका। अच्छा, इसके बाद में 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 सब ग्रुप्स हैं, ये सब मिलकर यूनेस्को के मेंबर बनते हैं। इनमें से जो ये ग्रुप नंबर 4 है, ये देखो ग्रुप नंबर 4, इसमें एशिया और पैसिफिक कंट्रीज शामिल होती हैं। इसमें कितने देश दिखाई पड़ रहे हैं? 37 देश दिखाई पड़ रहे हैं। असल में इन 6 की 6 से एक एक व्यक्ति इलेक्ट किया जाता है जिसे वाइस चेयरमैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाइस चेयरमैन। यह क्या करता है? जब डायरेक्टर जनरल या चेयरमैन छुट्टी पे होता है तो ये वाइस चेयरमैन उसकी पद को संभालता है। जैसे भारत में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है, जब प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट होंगे। लोकसभा का स्पीकर और वाइस मतलब डिप्यूटी स्पीकर, तो जब स्पीकर नहीं होगा तो डेप्यूटी स्पीकर संभालेगा। कुछ उस प्रकार से जब अध्यक्षता करनी हो तो ये व्यक्ति इन 6 में से कितने वाइस चेयर हुए? 6 वाइस चेयरमैन हुए। ठीक है साहब। अब दुनिया में 5 बड़े देश, चूंकि बढ़िया में आपको मालूम होना चाहिए यूनाइटेड नेशंस के अंदर 5 परमानेंट मेंबर भी हैं। उन 5 परमानेंट मेंबर के 5 प्रतिनिधि भी होते हैं। तो देखो 6 तो हो गए इन 6 समूहों से निकले हुए व्यक्ति, 5 हो गए जो 5 परमानेंट मेंबर्स के प्रतिनिधि जो चेयरमैन के ग्रुप एग्जीक्यूटिव बोर्ड में बैठने वाले लोग हैं, और 1 हो गया चेयरमैन। इस प्रकार से इनकी जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसमें 12 मेंबर होते हैं। इंडिया ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव बोर्ड में है, अभी भी है, और वो पद पर बरकरार है। लेकिन आने वाले समय के लिए इलेक्शन हुआ है। उस इलेक्शन में भारत ने फिर से कंटेस्ट किया कि मैं फिर से इसके अंदर शामिल होना चाहता हूं, लेकिन भारत और यहां पर उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ पाकिस्तान, उसने भारत को हरा दिया। तो उम्मीद है अब आपको यह समझ में आ गया होगा किस स्ट्रक्चर के लिए लड़ाई हो रही थी। ये सब की सब 12 लोग इन बचे हुए 190 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है साहब। अच्छा, अब मैं इस बात को थोड़ा वापस से शुरू करता हूं। देखिए, तो ये वोटिंग किस काम के लिए हो रही थी? वोटिंग हो रही थी 2023 से लेकर के 2027 की अध्यक्षता के लिए। इंडिया ऑलरेडी इस यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में शामिल है। 2021 से लेकर 25 तक के लिए भारत को मेंबरशिप दी हुई है। ठीक है साहब। यहां पर इंडिया ऑलरेडी मेंबर है, आने वाले टर्म के लिए चुनाव लड़ रहा था जहां पर हम डिफीट में चले गए। चलो यहां तक की बात समझ में आ गई। इस 12 सदस्यीय टीम में 6 वाइस चेयरमैन जो बनते हैं उनमें से एक का चुनाव था जिसे हम यूनेस्को में हार गए। क्लियर हो गया? अच्छा, हारने के बाद जो टर्म निकलकर आया वो क्या था? वो टर्म था ग्लोबल साउथ ने चुन लिया है। किसको चुन लिया है? पाकिस्तान को। अब ये ग्लोबल साउथ क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं। आपको यहां पर एक लाइन दिख रही है, इसका नाम है ब्रांड लाइन। ये ब्रांड लाइन क्या है, मैं हल्का सा आपको इसके बारे में बता दूं। क्या था ना, असल में एक जर्मनी के चांसलर हुआ करते थे जिनका नाम था विली ब्रैंट। क्या नाम था? विली ब्रैंट। विली ब्रैंट ने एक बार यह कहा कि दुनिया में कुछ ऐसा लगता है कि अगर एक लाइन खींच दी जाए तो उस लाइन के नीचे नीचे के जो देश हैं वो गरीब देश हैं, या कहिए तो लो इनकम कैटेगरी के हैं या मिडिल इनकम कैटेगरी के हैं, अगर इस लाइन को खींच दिया जाए। ये किसने बोला? जर्मनी के चांसलर ने बोला था, एक विलियम ब्रेंट नाम के हुआ करते थे। इसलिए इस लाइन से नीचे, यानी देखो मैप में पढ़ने का तरीका क्या होता है, ऊपर पढ़ा जाता है नॉर्थ, नीचे पढ़ा जाता है साउथ, राइट में पढ़ा जाता है ईस्ट और लेफ्ट में पढ़ा जाता है वेस्ट। तो इस लाइन के नीचे, आप में से कुछ लोग जो ज्योग्राफी के जानकार हो सकते हैं वो कह सकते हैं सर इक्वेटर के नीचे सदर्न हेमिस्फीयर है, लेकिन विलियम जो ब्रेंट थे उन्होंने इस लाइन को थोड़ा ऊपर अज्यूम किया और कहा कि ये दुनिया के देश लो इनकम और लो मिडिल इनकम कैटेगरी के देश हैं। इस लाइन में से इन्होंने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को साइड में रखा। ऐसे ही एशिया में से साउथ कोरिया को और जापान को बाहर रखा, और ऊपर की तरफ तो रशिया वगैरह हैं ही। ठीक है, उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई। मोदी जी जब भी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर होते हैं तो वो खुद के साथ साथ इन सभी ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनका प्रतिनिधित्व भी करते हुए दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि मैं ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा हूं। जैसे आप यहां देखिए 13 जनवरी 2023 की कटिंग है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ओपनिंग रिमार्क, और इसमें ये क्या कहते हैं, आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट इंडिया विल एस्टैब्लिश ए ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस।
यानी ग्लोबल साउथ के बहुत बड़े प्रवक्ता हैं प्रधानमंत्री। क्लाइमेट एक्शन मस्ट एंश्योर प्रायोरिटी ऑफ ग्लोबल साउथ, यानी कि मैं आपको वो न्यूज दिखा रहा हूं, अभी प्रधानमंत्री कोप 28 के लिए दुबई गए, तब भी इन्होंने एक शब्द यूज किया, दैट इज ग्लोबल साउथ। क्लाइमेट फाइनेंस टेक्नोलॉजी एक्सट्रीमली एसेंशियल, यहां पर भी एक शब्द यूज हुआ ग्लोबल साउथ। सब जगह जहां दिखे भारत उठाकर एक शब्द निकाल लेता है ग्लोबल साउथ। अब ये जो ग्लोबल साउथ शब्द निकलकर आया, ये शब्द अपने आप में बहुत ज्यादा चर्चा में आया, क्योंकि दुनिया ने इस प्रकार से इसे उठाया कि ग्लोबल साउथ ने हमें चुन लिया है। यानी कि एक प्रकार से ग्लोबल साउथ के लिए ये अपने आप को बहुत बड़ी चीज बता रहे हैं पाकिस्तानी। इनका कहना है कि इंडिया को छोड़कर लोगों ने हमें चुना है, हमें अध्यक्षता दी है ग्लोबल साउथ के लिए। उम्मीद है अब आप लोगों को यह बात अच्छे से अब समझ में आ गई होगी। फिर लोगों की बारी आई फिरकी लेने की। लोगों ने कहा कि एक ऐसे देश को, यूनेस्को जो कि बात करता है आर्ट्स की, साइंस की, कल्चर की, एक ऐसे देश को लोगों ने चुन लिया जिसके पास में लिटरेसी रेट 56% है। एक ऐसा देश जिसके पास गिनती की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसको यूनेस्को वालों ने वाइस चेयरमैन चुन लिया। तो यह समझ में आ सकता है कि यूनेस्को किस लेवल पर कार्य कर रहा है। हालांकि पाकिस्तानी इस बात से जहां एक और अपने आप को खुश देख रहे हैं, वहीं पर लोग इनसे कह रहे हैं कि चलो अच्छा है, अब इसी का विज्ञापन करके लोगों में थोड़ी पॉजिटिविटी ले आओ कि पाकिस्तान को गरीब देशों का नेता चुना गया है। और कुछ लोग इस तरह से दिलासा भारत को भी दे रहे हैं कि चलो अच्छा है, गरीबों ने अपना नेता आपको नहीं चुना, कम से कम लोग मानने लग गए हैं कि अब आप गरीब नहीं हो, क्योंकि आप ही बार बार कहते हो कि 2027 में तो हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, इसका मतलब अब आप गरीब नहीं बचे हो। देखिए दोनों ही पहलू हैं। अब आप अपने आप को संतुष्टि देने के लिए कुछ भी कह दो, लेकिन भारत इस डिप्लोमेटिक रन में हार गया है। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आनी चाहिए। लेकिन जब यह चर्चा चली रही थी, इसी बीच में एक इंटरेस्टिंग वाकया हुआ। असल में नवंबर के अंत के दिनों में ही यह वोटिंग हुई थी यूनेस्को में, और उसी समय पे पाकिस्तान के अंदर एक मंदिर है जिसका नाम है हिंगलाज माता मंदिर, सिंध प्रांत के अंदर, उसको पाकिस्तान में डिमोलिश किया जा रहा था। असल मायने में ये जो हिंगलाज माता मंदिर है, ये पाकिस्तान के अंदर यूनेस्को हेरिटेज साइट है, और पाकिस्तान द्वारा उसे उस दिन डिमोलिश किया जा रहा था जिस दिन यूनेस्को के अंदर वोटिंग हो रही थी। तो लोगों ने फिर से इन्हें ट्रोल करना शुरू किया। मैं आपको स्टैटिका का आंकड़ा साझा करता हूं, जिसके अनुसार अगस्त 2021 में यूनेस्को के अंदर हेरिटेज साइट्स की अगर हम बात करें, जिन्हें यूनेस्को कहता है कि दुनिया के लिए यह महत्वपूर्ण है, उस प्रकार की साइट्स दुनिया में 6 नंबर की भारत में है। 2021 का आंकड़ा यह है, और अपडेटेड आंकड़ा बढ़कर के अब 42 हो चुका है। दुनिया की सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट इटली में है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि दुनिया में हम बहुत सारे हेरिटेज का संरक्षण करे हुए बैठे हैं। खैर कोई बात नहीं, भारत में फिलहाल 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं जो आपको पता चलनी चाहिए। यानी यूनेस्को खुद मानता है कि इन क्षेत्रों को संरक्षित रखने की आवश्यकता है। तो लोगों ने कहा एक पाकिस्तान है जिसके पास गिनती की 6 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, उनमें से भी एक हिंगलाज माता मंदिर है, उस पर भी ये लोग बुलडोजर चला रहे हैं। ये एक हिंदू मंदिर है, इसलिए इसे टारगेट किया जा रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने एक देश के रूप में अपना धर्म इस्लाम स्वीकार किया था, यानी कि वो देश सेक्युलर कंट्री ना होकर के धर्म के हिसाब से एक इस्लामिक देश है, और वो इस्लाम के नाम पर कुछ भी करने के लिए अटेस्टेड है। यही तो कारण है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो हिंदू मंदिर तोड़ा जा रहा था, तो इसके खिलाफ कोई भी सेक्युलर व्यक्ति बयान देने के लिए सड़कों पर नहीं आया। और यही कारण है कि शारदा पीठ जो कि पीओके के अंदर है, उसे तोड़ने के लिए पुलिस वाले आपको दिखाई दे रहे हैं। हालांकि लोगों ने कहा कोर्ट का ऑर्डर है इसलिए तोड़ रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की बोल रही है कि इसे मत तोड़िए। वजह बताई गई कि इसे तोड़कर कॉफी हाउस बनाया जाएगा, यहां पर कॉफी पीने की जगह दी जाएगी। खैर पाकिस्तान में मंदिरों का तोड़ना कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान जब बना था उस समय पाकिस्तान में लगभग 428 बड़े मंदिर थे। आज पाकिस्तान में घटकर 20 बड़े मंदिर बचे हैं। यह पाकिस्तान का वो रवैया दिखाता है जिससे कि भारत में रह रहे कुछ लोगों को आत्मविश्लेषण की आवश्यकता होती है कि एक देश तो धर्म के आधार पर बच गया और एक देश अभी तक अपने आप के सेक्युलरिज्म में इतना उलझा हुआ है कि यह ना तो विरोध करना जानता है, ना अपना पक्ष रखना जानता
मानता है और अगर रखने निकलता है तो फिर हमारे अपने ही रथ के जो घोड़े हैं वो अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे रथ में कई घोड़े लगे हैं, हम एक दिशा पकड़ के भागते हैं, दूसरे घोड़े उसको पीछे की तरफ धकेलने लगते हैं। खैर, भारत की नियति को कोई समझ नहीं पाया है। हम उम्मीद करते हैं कि हम अपनी पॉजिटिविटी के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। यूनेस्को में हुई भारत की हार पर ठीकरा फूटा भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे विशाल शर्मा पर, जो कि यूनेस्को के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जब इनके ऊपर ठीकरा फूटा कि आपने इस काम को ढंग से नहीं किया, तो इन्होंने कुल ऐसे 10 पॉइंट 11 पॉइंट निकाल कर दिखा दिए कि देखो भारत ने अपने कार्यकाल में कितने जबरदस्त यूनेस्को में कार्य कर दिखाए हैं। जैसे इंडिया ने फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन कमीशन को हेड किया। नंबर दूसरा, इंडिया ने फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव जर्नल क्वेश्चंस को हेड किया। इंडिया एक्सबी बोर्ड के अंदर 21 से 25 तक के लिए चुना गया। इसके साथ साथ इंडिया वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के अंदर चुना गया। इन्होंने कुल मिलाकर इंडिया की 11 बड़ी उपलब्धियां गिना दी, जिसमें इन्होंने बताया कि केवल एक हार से आप भारत के प्रभाव को कम नहीं कह सकते। दुनिया को हमने 11 बार बड़े कारनामे करके दिखाए हैं। देखिए सर, जब आप जीतते हैं ना तो खुले दिल से क्रेडिट लेते हैं, तो हारेंगे भी ना तो भी सवाल आप ही से किए जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको जीत के समय बधाइयां लें लेकिन जब हार हो तो फिर आपको लोग सवाल ना करें। देखिए, यह बात सच है कि हम देश प्रेमी हैं और इस हार से हम हताश नहीं हैं, लेकिन मुद्दा जब बात हो बढ़ाई का, या तो उस समय क्रेडिट लेने आगे मत आओ और अगर हार गए हो तो स्वीकार करने आओ। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर के ये रही बात। बाकी इस विषय पर आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं।